वो कपड़ा भी कपड़ा देखो, हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। आप देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी किसका पढ़ना हमें हमें पढ़ना है एथेनोइक एसिड का। कल हम लोग पढ़े थे एथेनोइक एसिड बनाने की विधि में, आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का। देखो, तो पहला नंबर क्या रहेगा, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली संक्षारक द्रव होती है। ठीक है, देखो ये एथेनोइक एसिड में कैसा रहेगा, आपका रंगहीन रहेगा और तीक्ष्ण गंध वाला रहेगा। जैसे इसका गंध कैसा रहेगा, तीखा, इसे लगने मरचा जैसा लगने लगता है। दूसरा नंबर, हर्ष यादव क्यों चिल्ला रहे हो अभी, क्या बात कर रहे हो? इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो 118 डिग्री सेल्सियस मतलब 118 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब नीचे बोलता रहा हूं, जाकर लेके आओ, नीचे से लेके आओ केवल, जब पहले वाले रूम में होगा। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर, यह जल, अल्कोहल तथा ईथर में विलय होती है। देखो अब तीसरा नंबर, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये जल में, अल्कोहल में और ईथर में क्या होती है, विलय होती है। समझ में आई बात हमारी? अगर जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक। और इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर, यह 16.5, देखो यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जैसी हो जाती है। देखो अगर बर्फ जैसी हो जाएगी तो जम जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इसका क्वथनांक कितना था हमारा, 118। क्वथनांक मतलब गर्म करेंगे तो ये आपको गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 16 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे हम लोग तो किससे हो जाएगा, बर्फ जैसी हो जाएगा, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तब। अब पानी का अब लिक्विड फॉर्म में कब रहेगा, देखो लिक्विड फॉर्म में कब रहेगा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, या तो हम 27 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रहेगा ना, ये एथेनोइक एसिड किस अवस्था मिलेगा, द्रवावस्था मिलेगा। 118 किस अवस्था मिलेगा, गैस अवस्था मिलेगा। 16.5 डिग्री सेल्सियस कौन सी अवस्था मिलेगा, बर्फ की अवस्था में, तो सॉलिड अवस्था मिलेगा। समझ में आई बात हमारी? तो ये देखो, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है। समझ में आ गया सबको भौतिक गुण? ये कलरलेस रहेगा, रंगहीन रहेगा, जैसे पानी रहता है वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें से गंध आती रहेगी। और संक्षारक द्रव का मतलब हो गया कि ये कोरोसिव नेचर का रह सकता है, जला सकता है। जब इसका तीक्ष्ण गंध, तीखी नहीं, तीक्ष्ण होता, जैसे होता ना एकदम मरचा जैसे लगने लगता, ऐसा गंध रहेगा, तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे होता ना कुछ एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, वो तीक्ष्ण गंध होती है। और इसका क्वथनांक 118, ये जल में, अल्कोहल में और ईथर में विलय होती है। समझ में आई बात हमारी? और देखो ये 16.5 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जैसी हो जाती है, मतलब जम जाएगा। अब एक आता है ना एक्वा सोल्यूशन है कि नहीं, एक्वा सोल्यूशन मतलब जली विलयन, क्या इसको पानी में डालने घुल रहा है, तो एक्वा सोल्यूशन है। कभी कभी रिएक्शन जब लिखा है तो उसके AQ लिख दिया जाता है, फर्स्ट चैप्टर में बताया होगा मैं, ठीक है। जब रिवाइज कराएंगे तो बताएंगे फिर से। ये हो गया इसका भौतिक गुण, नोट कर लो। अब रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम लोग।
हो गया, ये कर दीजिए। देखो ध्यान से, अब हमें पढ़ना है रासायनिक गुण, यानी एथेनोइक एसिड का रासायनिक गुण क्या होगा। पहला उसमें हेडिंग रहेगा हमारा क्षारों के साथ अभिक्रिया, मतलब अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रहेगा हमारा रिएक्शन विथ बेस। ठीक है, रिएक्शन विथ बेस। अब ध्यान से सुन लो, अब आप पढ़े हुए लेसन नंबर 2 में, चैप्टर 2 में पढ़े हुए अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर का नाम था। उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि अम्ल की अभिक्रिया जब क्षार के साथ होती है तो क्या बनता है। अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी तो क्या बनेगा, भूल गए। अगर हमारा अम्ल रहेगा, ये देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होगी तो वहां पे लवण बनेगा और प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। ये पैटर्न होता है। अब उसी में देखो वहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, अम्ल और क्षार। आप जैसे अम्ल की बात कर लें, इसमें H रहता है क्योंकि अम्ल को अगर पानी में डिजॉल्व करोगे तो H प्लस आयन देगा, अगर क्षार को पानी में डिजॉल्व करोगे तो OH माइनस आयन देगा। देखो अम्ल हमारा इसे HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। क्षार की बात कर लेंगे, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है। यहाँ पे देखो H दिख रहा है, यहाँ पे OH दिख रहा है। समझ में आई बात हमारी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या, हमेशा आप ये देखो अगले ट्रेन में एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा NH4Cl का नेचर बताओ, प्रकृति बताओ, ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। अब रगी बात फंस जाओगे, नहीं फंस जाओगे, क्योंकि मैंने बोला कि अम्ल के लिए H रहेगा, क्षार के लिए OH रहेगा, तो ना ही तुम्हें H दिखाई दे रहा, ना ही OH दिखाई दे रहा। तो इसमें इसको हम लोग बोलते हैं क्या, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब ये दुर्बल अम्ल कैसे आएगा वहां पे, तो आगे देखो लेसन नंबर 2 में पढ़ाया था। क्योंकि जब इसको पानी में अगर आप घोलोगे, इसे पानी में H2O जैसे ही डालोगे, पानी में जैसे डालोगे तो हमेशा पानी का एक ही फॉर्मेट रहेगा, H प्लस आयन बनना है और OH माइनस आयन बनना है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, NH4OH बन जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। और ये वाला क्या होता है, स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग एसिड है। ये वाला क्या हो गया, वीक हो गया। समझ में आई बात हमारी। तो जिसका स्ट्रांग नेचर रहेगा वही नेचर इसका भी होगा। इसका नेचर क्या, अम्ल का स्ट्रांग नेचर है ना, तो इसकी प्रकृति क्या कहलाएगी, अम्लीय। ये क्वेश्चन पूछेगा, एक नंबर ही पूछेगा एमसीक्यू में। ठीक, तो यहां देखो क्षार के साथ क्या, एक क्षार होता है, एक क्षारक होता है। एक क्षार लिख दिया जाएगा आपको, एक क्षारक लिख दिया जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई। क्षार को हम लोग क्या बोले, कोई भी लग इसमें OH लगा होगा सब क्षार क्षार रहेंगे। लेकिन क्षारक किसको बोलेंगे, जो पानी में घुल जाए, जो पानी में घुल जाए उसको क्या बोलेंगे, क्षारक। और जो पानी में नहीं घुले उसे क्षारक नहीं बोलेंगे। इसलिए कंटेंट रहेगा कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं हो सकते। समझ में आया। चलो हमें ये पढ़ना अभी, क्षार के साथ अभिक्रिया। देखो लेसन नंबर 2 से हमें मिलेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एथेनोइक एसिड, लास्ट में एसिड आ रहा है मतलब अम्ल आया, और यहाँ पे क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, लवण और जल। तो देखो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग एसिटिक अम्ल लिख दे चाहे एथेनोइक अम्ल लिख देते हम लोग, एथेनोइक। ये बताओ कौन सा IUPAC नाम हो गया, एथेनोइक अम्ल, और कॉमन नाम क्या रहेगा, एसिटिक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल लिखते भी रहो आप लोग। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ कराने पर, क्षारों के साथ कराने पर, हाँ भाई पहला हेडिंग है ना ये पूरा, हेडिंग के अंतर्गत लिख रहे हैं हम लोग। एथेनोइक अम्ल की जगह एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया क्षारों के साथ कराने पर लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, अब देखो एथेनोइक अम्ल की बात कर लेंगे तो यहां पर जाएगा हमारा CH
3C एथेनोइक अम्ल हो गया। अब यहाँ पे कोई क्षार ले लेंगे तो हमने ले लिया NaOH ले लिया। ठीक, अब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल फॉर्मेट यही रहेगा, देख लो ध्यान से कि यही जो CH3COOH रहेगा ये अपने आयन में आयनिक होती, क्योंकि आयनिक अभिक्रिया है। CH3COO माइनस हो गया और प्लस हो जाएगा हमारा H प्लस हो गया। ठीक, दूसरा देखो NaOH, ये नीचे वाला लिखना नहीं, समझना बस है। ये NaOH हो गया, ये अपना Na प्लस और OH माइनस। तो पैटर्न क्या बताया गया था, जब भी रिएक्ट करेगा तो प्लस माइनस साथ, माइनस प्लस के साथ। ठीक है, तो देखो अब ये वाला माइनस है तो इसके साथ जाएगा, ये वाला प्लस है तो इसके साथ जाएगा, यही होता है ना। तो क्या बन जाएगा CH3COO Na, तो यहां पर आ जाएगा हमारा CH3COO। हाँ नहीं, वो तो समझा रहा हूं तुम्हें, H और OH मिलके क्या बन जाएंगे H2O। अब नाम देखो, ये हो गया एथेनोइक एसिड, नाम तो पढ़ाया था ना आपको, एथेनोइक एसिड हो गया। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरी चीज सुनो, इसको कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा। तो ये भी याद रखना, अगर कहीं पे आपको कास्टिक सोडा अगर आ गया तो क्या रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। और इसके बाद देखो बना क्या हमारा, इसका नाम रहेगा सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम एसीटेट। तो ये हमारा साल्ट हो गया। देखो ये एसिड, ये बेस, ये साल्ट और ये वाटर। समझ में आई बात हमारी। तो हमें क्या याद रखना है, बस ये CH3COOH की विक्रिया अगर NaOH के साथ कराएंगे तो CH3COO Na प्लस H2O मिलेगा। ठीक, तो नोट कर लो रिएक्शन आप। चलिए आगे देखिए, ये क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब देखो अलग अलग प्रकार के क्षार रहेंगे तो अलग अलग प्रकार के लवण बनेंगे और जल बनेंगे। अब कुछ देखो ऐसे भी पूछता है यहाँ पे, देखो अब इसमें दूसरा नंबर लिख लेंगे, सोडियम, हिंदी में लिख दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब समझो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये तो नाम हो गया इंग्लिश में। अब सुनो, इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन साथ अभिक्रिया अगर पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए ना फार्मूला क्या होगा, NaHCO3। अगर आप पढ़े होंगे लेसन नंबर 2 में अम्ल, क्षार और लवण में, तो उसमें लवण में आपको पढ़ाया गया होगा कि NaHCO3 को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का फार्मूला भी होता है। समझ में आई बात हमारी। दूसरी चीज, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो जानते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ये रहेगा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाई कार्बोनेट के साथ कराने पर क्या होगा। तो इसी का नाम हो गया, जहां पर हाइड्रोजन लगा है ना, एक हाइड्रोजन, उसको बाई वर्ड दे दिया गया, बाई। समझ में आई। आगे देखो अब। और ये भी देखो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसका नेचर कैसा है, तो नेचर देख लो। ये हो गया हमारा NaHCO3, जिसका भी नेचर देखना उसको पानी में डाल दो, अब जैसे ही पानी में डालोगे खुद पानी पानी हो जाएगा। अब जो अगर पानी पानी हो गया तो इसकी अवकाश समझ में आ जाएगी। देखो अब पानी में मैंने डाल दिया, अब ये कैसे आयोनाइज होगा, तो ये देखो NaSCO3 Na प्लस होता है
HCO3 माइनस होता है। और पानी को तो हम जानते हैं कि हमेशा H और OH माइनस में रहेगा, तो प्लस वाला माइनस साथ मतलब हो गया यहाँ पे NaOH, आई देखो H और ये मिल जाएगा आपको H2CO3। ये क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया अम्ल मतलब क्षार, सॉरी अम्ल मतलब एसिड, ठीक है। इसमें OH लगा है ना तो ये स्ट्रांग रहेगा। स्ट्रांग बेस कौन कौन सा होता है, NaOH होता है, KOH होता है, ये सब स्ट्रांग बेस होते हैं। और स्ट्रांग एसिड कौन होगा, HCl, HNO3 और H2SO4। तीन ये याद कर लो, तीन दो ये याद कर लो, ये सब स्ट्रांग होते हैं, ये सब ये भी स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग बेस है। और बाकी इसके अलावा जो भी आएगा ना दुर्बल ही रहेगा। तो देखो अब ये हो गया हमारा वीक, ये हो गया स्ट्रांग। तो स्ट्रांग किसका है, बेस का, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेस। बस यही याद रखना, ये लेसन नंबर 2 में पढ़ाया था और आपको नोट्स भी दिया होगा 3-4 करके, कि अगर अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है, तो लवण की प्रकृति कैसी होगी, ऐसे ही बताया था लिखवा लिखा के हिंदी और इंग्लिश दोनों में। समझ में आई बात हमारी। तो ये आपको क्या पता चला, NaHCO3 का नेचर कैसा हुआ, क्षार। और हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, एथेनोइक एसिड के साथ। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें क्या बनेंगे, लवण और जल। तो देखो रिएक्शन करने से पहले हमें इतनी चीजें जाननी पड़ती है। देखो यहाँ पे हो गया हमारा NaHCO3 और रिएक्शन कराना CH3COOH। परवान क्यों भाई बात कर रहे हो, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एरो किधर जो बनेगा वो प्रोडक्ट होता है। तो देखो अब क्या बनेगा, यहाँ पे ये Na हो गया समझो, और यहाँ पे HCO3 अलग हो गया, और ये देखो यहाँ पर जाएगा हमारा CH3COO माइनस, फिर ये H हो जाएगा। अब समस्या इसमें ये आ जाएगी, क्या CH3COO Na के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा CH3COO Na, ये हो गया सोडियम एसीटेट, प्लस यहाँ CO3 है ना, ये कार्बोनेट नहीं बनेगा, ये बन जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलेगा, और प्लस ये बन जाएगा हमारा H2O पानी। तो ये देखो जो फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो ना कहीं पे स्कूल में हॉस्पिटल में, रेड कलर की इतनी बड़ी बॉटल होती है, होता नहीं होता, टांगा गया रहता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे आग लग गई, ठीक है, तो आग को बुझाने के लिए लगा रहता है। वैसे भी किसी घर पे तो उसमें एक्चुअली रहता क्या, उसमें रहता बेकिंग सोडा और उसमें रहता एसिड डाला गया रहता है। बेकिंग सोडा जैसे उसको एसिड साथ रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगा। एक प्रोसेस ये हो गया। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि वो बेकिंग सोडा गर्म भी करेंगे ना तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड धुआं सफेद धुआं जैसा रहेगा, और जहां पर रहेगा पूरी तरह से कवर कर लेगा और ऑक्सीजन को आने नहीं देगा, आग ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। अगर किसी घर पे आग लगी रहेगी तो हमें नहीं लगा तुम लोग बुझाने जाओगे, कहोगे और जैसे थोड़ा जल जाए। सोडा पानी जाए खोल के लाएगा, सोडा किधर पानी किधर है। और एक होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में यही होता है कि ये NaHCO3 रहता है और उसी में खाने वाला एसिड डाल देते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड आ गया, ऑक्जेलिक एसिड आ गया, सिट्रिक एसिड आ गया। समझ में आई बात हमारी। कोई एसिड मिला देंगे, जैसे यहाँ पे एसिड मिल गया, अब मिल जाएगा जैसे अब पूरी बनाना रहता है, देखो फूल जाता है, ब्रेड बनाने के लिए पूरा फुला देता है उसको। क्यों फुलाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां निकलेगा। हाँ यही लिखने, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया एथेनोइक एसिड, इसका नाम हो गया आपका एथेनोइक एसिड। और ये इसका नाम अभी बताया था सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। बैलेंस चेक कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस रहेगा सोडियम एक, सोडियम एक, कार्बन देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3 कार्बन हो गया। हाँ एथेनोइक एसिड, हाँ कार्बन 3 है ना, 1 2 और 3 कौन सा
अरे नहीं, मैं समझा रहा हूँ, बैलेंस कैसे करना है, ये लिख लो, पूरा रिएक्शन लिखना ही है। हाँ, हो गया सभी लोगों का, नोट कर लो। ये बस देखो, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया एथेनोइक एसिड साथ कराएंगे, तो सोडियम एसिटेट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से कोई CH3COO और Na। हाँ, देखो CH3COO और Na, ये CH3COO Na बन यहाँ पे, और यहाँ CO3 है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से CO2 में कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे देखो ATH यहाँ पे निकल गया, ATH यहाँ पे HH क्या हो गया, 2H हो गया, और एक ऑक्सीजन इसमें से बचा तो H2O बन गया हमारा। ठीक है, अब तीसरा नंबर देखो आप, तीसरा नंबर रहेगा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, देखो ध्यान से, अमोनिया के साथ अभिक्रिया रहेगा रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। अभी बताओ अमोनिया कोई फार्मूला बताएगा? अमोनिया का फार्मूला, अमोनिया का जो फार्मूला होता है ना वो NH3 होता है। अब समझो NH3 बनता कैसे है, तो NH3 अगर लेसन नंबर 3 पढ़े हो उसमें बताया था आयनिक बंध और सहसंयोजन बंध। तो जो नाइट्रोजन होता है ना, ये भी लिखना नहीं, समझना, समझा रहा हूं अभी। अमोनिया बना कैसे है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। देखो वहां पर 7 नंबर पे होगा, आपको पीरियड नंबर 2 में होगा, ठीक है, आवर्त नंबर 2 में होगा आपको, और इसके बाद जो ग्रुप नंबर वहां पे होगा ना आपको, देखो आपको 5 कौन से ग्रुप में है, देखो इधर P ब्लॉक में होगा, P ब्लॉक में बोरान, और बोरान के बाद वहां पे देखो कार्बन, कार्बन देखो नाइट्रोजन ही होगा। मिला आपको, यहां इतना बड़ा सिंबल बना होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो यहाँ पे 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिसको नहीं आ रहा है इसका वीडियो बना, देखो ध्यान से जाके, बनाया हूं भाई, जाके देखोगे उसमें तो एक कम से कम 130, हाँ शेयर कर दूंगा, खोजना पड़ेगा हमें भी। 130 वीडियो बन चुका पढ़ाते पढ़ाते मुझे, और उसमें जाके देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का 3 वीडियो बनाया हूं, एक SPDF पे बनाया हूं और 2 KLMN पे बनाया हूं। बैलेंसिंग क्या होता है देखो ध्यान से वहां पे। अभी देखो ये 2,5 आ गया, समझो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 5। और शांत रहो, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिसके लास्ट में 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसको कैसे बना, अपने आगे वाले इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट करना है। आगे वाला कौन सा है, नियान है। जितने भी एलिमेंट होते हैं ना एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, उसका एक ही कारण होता है कि वो इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहते हैं। जैसे तुम पढ़ रहे हो कि इसलिए पढ़ रहे हो कि कुछ पढ़ के कुछ बन जाओ, ऐसा नहीं कुछ पढ़ के बिगड़ जाओगे। नहीं, कुछ लोगों की मानसिकता होगी पढ़ के बिगड़ना ही है, मजाक कर रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा। तो सबकी एक स्टेबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है। अब जैसे मान लो आपको 10th का एग्जाम देना, 10th का आपका लेवल बन गया, तो जो 9th में रहेगा 1 ही साल पढ़ना होगा 10th के लिए, जो 8 में होगा उसको 10th तक पढ़ने के कितने साल पढ़ना होगा, 2 साल, जो 7th में रहेगा उसको 10th तक आने के लिए कितने साल पढ़ना होगा, 3 साल। तो यहाँ पे अगर हमें 8 कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 3। तो आई देखो नाइट्रोजन 1 2 3 2 5 हो गया। हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऐसे शेयरिंग कर लेना होगा, ऐसे शेयरिंग। समझ में आई बात हमारी? देखो 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया, 2 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का, ये होता है सहसंयोजक बंध। ये बताया मैंने, अमोनिया बन गया। समझ में आई बात हमारी? अमोनिया को टीयरिंग गैस भी बोलते हैं, आंसू गैस भी बोलते हैं हम लोग। जो पुलिस वाले फेंकते कि नहीं फेंकते, जहां पे अगर लाठी चार्ज होता है तो वहां पे पहले यही गैस छोड़ेंगे, गैस फेंक देंगे, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, फिर तुम्हारे आंखों से आंसू निकलेगा, फिर डंडा उठाएंगे, फिर 2-4 लब्दा देते रहेंगे आपको, फिर कहोगे मजा आ गया, आज के बाद भीड़ भाड़ में नहीं जाना हमें। समझ में आई बात हमारी? क्योंकि जब आंसू गैस आएगा तो पहले दिखाइए नहीं देगा, इधर से डंडा पड़ा कि इधर पड़ रहा, कहां पड़ो भी नहीं पता, इसलिए आंसू गैस पहले छोड़ा जाता है। देखो अब एथेनोइक एसिड यानी एथेनोइक लिखते भी रहो, क्योंकि सर आगे पढ़ाने के लिए एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया
बस रिएक्शन तो इतना है, लेकिन इसके साथ साथ कंटेंट क्या हो बता रहा हूं। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराने पर अमोनियम साइनेट प्राप्त होता है। अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट बनता है। देखो अब ये हो गया हमारा CH3COOH और यहां पे हमने लिख दिया NH3, इसी साथ रिएक्ट हुआ तो बन जाएगा CH3COONH4, इसी का नाम हो गया अमोनियम। NH4 को अमोनियम बोलते हैं और ये हो गया अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और ये देखो एथेनोइक एसिड हो गया, ये अमोनिया हो गया आपको। अब देखो अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर, यहां पर लिखेंगे अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पर एसिटेमाइड प्राप्त होता है। एसिटेमाइड प्राप्त होता है। देखो यहां पर हो जाएगा CH3COO और यहां पर हो गया NH4, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये प्राप्त हो जाएगा CH3COO, यहां पर हो गया NH2। ठीक है, तो एसिटेमाइड का सिर्फ ये रिएक्शन होगा, CH3CONH2 होगा और प्लस यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके बाहर हो जाएगा, इसी का नाम हो गया एसिटेमाइड। कल बताया था आपको एसिटेमाइड की विक्रिया, यानी एसिटेमाइड से कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे यहाँ पे एथेनोइक अम्ल। देखो यही रिएक्शन है, यही फार्मूला रहा होगा। तो अमोनियम एसीटेट बनेगा कब, जब इसको इसके साथ गर्म करेंगे। देखो NH3 के साथ ये H क्या होगा, जुड़ जाएगा तो NH4 बन जाएगा अमोनियम एसीटेट, और इसे गर्म करेंगे तो एसिटेमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग।